हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। ये वाला लेक्चर हमारा हेल्पफुल होगा 11th क्लास के अंदर और साथ ही साथ नीट और जेईई के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको स्टार्ट करते समय पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी सी एस्ट्रोफिजिक्स की चीजें भी टच होंगी। तो एस्ट्रोफिजिक्स से कुछ वर्ड है, मैं उनको लिख देता हूँ। जैसे एक वर्ड है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, अब सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं? ऐसी बॉडी जो कि ओपन स्पेस में रिवॉल्व करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। जैसे स्टार हो गए, प्लेनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, कॉमेट, मेटरॉइड, एस्ट्रॉइड, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं एक एस्ट्रोफिजिक्स पे अलग से एक लेक्चर लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चीज की डेफिनेशन और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अभी के लिए ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लास के सिलेबस में जो भी है, यानी कि नीट के और आईआईटी जेईई के जो भी सिलेबस में है, सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज में ये बात हो गई। इसमें एक दो वर्ड और पढ़ लेते हैं। जैसे स्टार क्या होता है? स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है, इसकी खुद की एनर्जी रहती है। प्लेनेट क्या होते हैं? प्लेनेट उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो कि स्टार के अराउंड मूव करते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट बेसिकली उन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो कि हमारे प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। स्टार के अंदर समझ लेते हैं, स्टार में खुद की जो एनर्जी होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। बस इतना समझ लेना है आपको। जो स्टार होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में लगातार कन्वर्ट होता रहता है। बाकी इसके लिए न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा आप लोगों ने, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बच्चों, सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम एक फैमिली होती है सेलेस्टियल बॉडीज की, जिसके अंदर एक एटलीस्ट स्टार होना चाहिए, कुछ प्लेनेट, कुछ सैटेलाइट और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, ए कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन विच एटलीस्ट वन स्टार, सम प्लैनेट, सम सैटेलाइट आर एग्जिस्ट। ये इतनी चीजें एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हम एक बात तो हम सबको बेसिकली मालूम ही है कि जो भी प्लैनेट होते हैं वो स्टार को रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पहली बात पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक की, वो होगी प्लैनेटरी मोशन। यानी कि जो प्लैनेट हैं, इतना तो पता है कि प्लैनेट स्टार को मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनका मोशन किस प्रकार से होता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्लैनेटरी मोशन के लिए सबसे पहले केपलर ने लॉ दिए हैं, केपलर्स लॉ। एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जोहानिस केपलर, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 लॉज अपने पब्लिश किए हैं। उन 3 लॉज को हम यहाँ पर समझेंगे। केपलर के लॉ को समझने से पहले हम एक वर्ड समझते हैं, इलिप्स क्या होता है। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स बेसिकली हिंदी में हम इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। इस प्रकार की ज्योमेट्री होती है इलिप्स। इसमें ये इसकी मेजर एक्सिस होती है और ये माइनर एक्सिस होती है। जो मेजर एक्सिस होती है वो 2a बोली जाती है और जो माइनर एक्सिस होती है वो 2b होती है। तो v a और ये इसका सेंटर रहेगा। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री को हम इलिप्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर की फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या बताता है केपलर का फर्स्ट लॉ? केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ये और यहां पर सन रहेगा, ये सन है। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसका चक्कर लगाता है और सन उसके एक फोकस पर हमेशा रहता है। तो इसको हम थ्योरी में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एवरी प्लैनेट रिवॉल्व around the sun in an elliptical orbit
elliptical orbit having sun at its one focus. That means कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड इस प्रकार से इलेप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा और उसके एक फोकस पर हमेशा सन रहेगा। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि पूरे के पूरे प्लेनेट पर एक बार में रात नहीं होगी, एक बार में अंधेरा नहीं होगा। कुछ जो हिस्से सन के सामने होंगे वहां पर डे होगा और जो हिस्से सन से दूर होंगे वहां पर नाइट होगी। तो ये हमारा पहला लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। सेकंड लॉ की बात करते हैं। केपलर का जो सेकंड लॉ है, केपलर्स सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है उसको हम सेकंड लॉ को हम और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज, यानी कि उस लॉ को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटीज। तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पहला लॉ क्या कहता है कि इस प्रकार से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी जिसमें कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड मूव करेगा। एक पोजीशन पर सन जो है वो स्टेशनरी होता है, ये सन है जो कि स्टेशनरी है, और जो प्लेनेट होगा, ये जो प्लेनेट होगा वो सन के अराउंड इस प्रकार से मूव करेगा। तो केपलर के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताने से पहले मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये प्लेनेट है जो कि पोजीशन ए पर है इस समय, और 5 घंटे के बाद ये पोजीशन बी पर पहुंच जाता है, यहां पर इस तरीके से मूव करके। तब होगा क्या, यहां से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, ये ट्राइंगल बनेगा एक, इसका नाम हम एस रख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि प्लेनेट कुछ समय के बाद यहां पर है पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी से 5 आवर के बाद यानी कि 5 घंटे के बाद ये पॉइंट डी पर पहुंच जाता है, यहां पर इस तरीके से। तो यहां पर भी एक ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से। तो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो ये कहना चाहता है कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एस इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी एस। हाँ, तो अब समझते हैं। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल टाइम पीरियड में प्लेनेट जो है वो इक्वल एरिया कवर करेगा। दैट मींस प्लेनेट जब पास में होगा तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, प्लेनेट जब दूर होगा तब उसकी स्पीड होगी कम। ये बात बताता है केपलर का हमारा सेकंड लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एवरी प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पीरियड। दैट मींस जो यहाँ पर ये वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप करने वाला है। तब आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं, एवरी प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पीरियड अराउंड द सन। दैट मींस यहाँ पे आप फुल स्टॉप लेके क्लोज कर देंगे और ये वाली बात लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक और बात है कि यहां पर ये कहता है कि जो प्लेनेट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है अराउंड द सन। ये हमारा सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ की बात करते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। और जो केपलर का थर्ड लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में क्या होता है कि वो ये कहता है कि देखिए मैंने यहाँ पे मेजर माइनर एक्सिस बताई हैं। सबसे पहले समझिए टाइम पीरियड किसको कहते हैं। टाइम पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन, एक चक्र पूरा कर लेता है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन कैसे बनेगी, द टाइम इन विच एनी प्लेनेट कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो हमारे केपलर का
जो केपलर का हमारा थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि जो प्लैनेट होगा उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस होगी उसका क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। यहां पर ये क्या बताता है, बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि प्लैनेट जितनी ज्यादा दूर होगा सन से उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, जो प्लैनेट जितना पास होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। दैट मींस वो उतने ही कम समय में चक्र को पूरा कर लेगा। ये हमारे केपलर के तीनों लॉ थे। मैं अगेन इनको रिवाइज कर देता हूं। पहला लॉ कहता है कि जो प्लैनेट होगा वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। दूसरा लॉ कहता है कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया कवर करेगा। तीसरा कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम जो केपलर का थर्ड लॉ है इसको हम वेरीफाई भी करेंगे न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से। यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ हम लगाने के बाद ये बात प्रूफ भी करके देखेंगे और ये रिजल्ट निकलकर एक्चुअल में आता भी है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ और अदर चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कोई डाउट हो तब भी पूछ लीजिए। थैंक यू।